जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक, बहुत बढ़िया। आज हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, भारत में कंपनी राज्य का प्रभाव। भारत में कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी, उसका प्रभाव किस रूप से भारत में पड़ा, यह जानने का प्रयास करते हैं हम लोग। अंग्रेजों ने भारत के विशाल साम्राज्य पर कब्जा जमाने के बाद उस पर नियंत्रण रखने और शासन चलाने के तरीके तैयार किए। प्लासी के युद्ध 1757 ईस्वी के से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी की 100 वर्षों की लंबी अवधि के दौरान भारत पर कंपनी की पकड़ को बनाए रखना और उसे सुदृढ़ करते रहना, प्रशासनिक नीति में अक्सर बदलाव आता रहा। 1757 में कहाँ का युद्ध हुआ था बच्चों? प्लासी का युद्ध हुआ था। और पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857 में। अंग्रेजी शासन का प्रशासनिक ढांचा इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया था। सबसे अधिक जोर कानून और व्यवस्था को बनाए रखने पर दिया जाता था, जिससे बिना रुकावट के भारत के साथ व्यापार किया जा सके और उसके भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक अपने लाभ के लिए उपयोग किया जा सके। हम लोगों ने पढ़ा था कि जब एक देश दूसरे देश पर अपना आधिपत्य अधिकार जमाता है तो पहला देश दूसरे देश के सभी संसाधनों का इस्तेमाल अपने हित में करता है, इसके लिए सारे प्रयत्न करता है। तो अब देखिए कौन कौन सी व्यवस्थाएं अंग्रेज भैया ले आए हमारे यहाँ। बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था लाई गई। बंगाल में क्या लाया गया? दोहरी शासन। बंगाल पर नियंत्रण होने के बाद लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल पर दोहरी शासन व्यवस्था प्रारंभ की। इस व्यवस्था में कंपनी के पास राजस्व वसूली का कार्य था और नवाब के पास राज्य का कानून व्यवस्था। मतलब दो तरीके से काम चलने लगा। एक नवाब साहब देखने लगे और एक कंपनी देखने लगी। ठीक है, कंपनी देखने लगी और एक नवाब। कंपनी ने क्या देखा? कंपनी अपने पास पैसा वसूलने का काम, राजस्व वसूली का काम, और नवाब को दे दिया कानून व्यवस्था संभालो, राज्य के विकास की जिम्मेदारी। भाई डेवलपमेंट करोगे तो उसमें पैसा लगेगा, लेकिन पैसा रखेगा कौन? कंपनी रखेगी, अंग्रेज रखेंगे। कंपनी के पास थे किंतु अधिकार सारे कंपनी के पास थे, लेकिन कोई दायित्व, कोई जिम्मेदारी नहीं थी, जबकि नवाब के पास जिम्मेदारी थी और अधिकार कुछ नहीं था। इसी दौरान 1769 से 70 ईस्वी में अकाल पड़ने के कारण बंगाल की जनता की कठिनाई और भी बढ़ गई थी। कब अकाल पड़ा? 1769 से 70 में। और उसके 100 साल बाद, 1769 के 100 साल बाद 1869, उसमें क्या हुआ था? किसी का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? महात्मा गांधी का। किसका जन्म हुआ था? जनता को राहत पहुंचाने का कोई कार्य नहीं किया गया। जब अकाल पड़ा था 1769 से 70 के बीच में, उस बीच में जनता को कोई भी राहत का काम नहीं पहुंचाया गया था। वो बेचारे ऐसे प्लाइट में जी रहे थे। देखिए अकाल पीड़ित लोगों का, देखिए हड्डी पसली सबका वहाँ फोटो दिया है ना बच्चों। हड्डी पसली देखिए, एक एक चीज़, एक एक पसली, एक एक हड्डी। और इस बिटिया का भी दिख रहा है, इस बच्चे का भी। ये माँ है, जैसे मान लो ये पिता है, सब ऐसे ही बहुत ही दुखियारे हैं बेचारे। इससे इंग्लैंड में कंपनी की बहुत आलोचना हुई, जहां इंग्लैंड में कंपनी की बहुत बुराई पीटी गई, परंतु कंपनी के अधिकारी अधिक धन कमाने में लगे रहे, लेकिन उनका होश चेत फिर भी नहीं खुला, बुराई होने के बावजूद भी। अब आप बताइए, सोचिए आप नवाब की जगह होते तो क्या ऐसे में विकास के कार्य को करवा सकते थे? जब पैसा ही नहीं था तो कहाँ से करवाते? कंपनी के अधिकारियों को कीमती उपहार में काफ़ी धन प्राप्त हो रहा था। निजी व्यापार से भी वे काफ़ी धन कमा रहे थे। कंपनी के अधिकारियों के भ्रष्टाचार को देखकर ब्रिटिश वासी मांग करने लगे कि कंपनी अधिकारियों की नियुक्ति में योग्यता के मानदंड निश्चित किए जाएं तथा कंपनी के अधिकारियों से आय व्यय का लेखा जोखा लिया जाए।
अब ब्रिटेन के अंदर भी इस बात पे कंपटीशन होने लगा कि कौन ज़्यादा आएगा भारत में लूटने के लिए। जो भी आता था वो माला माल होकर जाता था, इसलिए लोगों को लगा कि अब हम लूटने आएंगे तो हम भी खूब बढ़िया पैसा लूट कर कमा कर जाएंगे। तो अंग्रेज वालों ने कहा कि हम लेखा जोखा इनका अब रखेंगे। इन भ्रष्ट अधिकारियों के कारण कंपनी घाटे में जा रही थी। कंपनी कहाँ जा रही थी? घाटे में। अब ऐसी स्थिति आ गई कि कंपनी को व्यापार करने के लिए ब्रिटिश सरकार से लगभग 10 पाउंड के ऋण की मांग करनी पड़ी। 10 लाख ब्रिटिश मुद्रा का मांग करना पड़ा। जैसे देखो बच्चों, हमारे यहाँ क्या मुद्रा चलती है? रुपया चलता है ना। उनके यहाँ ऐसे ही पाउंड चलता है। क्या चलता है? पाउंड चलता है। कौन सा चलता है? पाउंड चलता है। अतः अब देखिए, ऐसी स्थिति में ब्रिटेन की संसद में इस बात को जोरदार मांग होने लगी कि कंपनी एवं उसके अधिकारियों के कार्यों को देख रेख, उनके लेखे जोखे, उनकी योग्यता, नियुक्ति आदि के लिए पूर्व कानून में परिवर्तन किया जाए। इसलिए जो नियुक्ति, जो अधिकारी कंपनी के भारत में रहते थे, काम करते थे, उन कंपनियों को, उन कंपनी के अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव किया जाए और नए तरीके से रिक्रूटमेंट रूल लाया जाए। साथ साथ कंपनी की गतिविधियों पर प्रभावी सरकारी नियंत्रण के लिए कानून बनाए जाएं। मतलब कंपनी का क्या काम काज रहेगा, उसका क्या कैसे काम कर रही है, इस पे एक नज़र रखी जाए। किसके द्वारा रखी जाए? सरकार के द्वारा रखी जाए। कौन रखेगा? कौन सी सरकार? ब्रिटेन सरकार। ब्रिटेन के नए उद्योगपति जो व्यापार कर कंपनी के एकल अधिकार से असंतुष्ट थे, उन्होंने भी कंपनी के कानूनों में बदलाव का समर्थन किया। इन्हीं कारणों से निम्नलिखित एक्ट, धाराएं बनाए गए। वहां पे भी अब कौन चोरी करेगा, कौन भारत से लूट कर ले जाएगा, इस बात को लेकर के उनके आपस में लुटेरों में भी लड़ाई होने लगी। तो अब कंपटीशन हो गया लुटेरों में भी, तो कंपनी का रिफॉर्म हुआ। भारत में वैधानिक विकास का आरंभ हो रहा है। अब देखिए, पहली बार भारत में कानून किसी चीज का बन रहा है। यह आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। कब आया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित एवं निर्देशित करने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया। कंपनी के डायरेक्टरों से कहा गया कि वे कंपनी के राजनैतिक, व्यापारिक, असैनिक, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी तथ्य ब्रिटिश संसद के सामने रखा करें। जो ब्रिटेन की संसद है उसके सामने कंपनी क्या राजनीतिक रूप से काम कर रही है, क्या व्यापार कर रही है, क्या सैनिक, क्या असैनिक, क्या राजस्व संबंधी कार्य कर रही है, यहाँ पे उससे संबंधित सभी चीज़ें, सभी बातें बताई जाएं। कंपनी के अधिकारी अतिरिक्त धन न कमाएं, इसके लिए यह आवश्यक हो गया कि इंग्लैंड वापस लौटने पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें। जब इंग्लैंड से भारत की ओर उनका ट्रांसफ़र हो रहा है तब उनके पास कितनी संपत्ति है वो बताएं, और जब भारत में कमा करके जा रहे हैं तब बताएं कितना उनके संपत्ति बढ़ गई। पता चला वहाँ पे संपत्ति कुछ नहीं थी, भिखारी बन के आए थे और यहाँ से अरबपति बन के जा रहे हैं, करोड़पति बन के जा रहे हैं, तो वो तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना। जितनी सैलरी है उसी के हिसाब से बढ़ेगा ना आदमी। इस एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को कंपनी के संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। इस एक्ट के अंतर्गत 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो आया उसमें बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। मतलब 3 गवर्नर होते थे अब तक। मद्रास का गवर्नर होता था और मुंबई का और बंगाल का, लेकिन बंगाल का प्रमुख होता था। तो अब बंगाल को सबसे ऊपर कर दिया, उसके अंडर में बाकी 3 गवर्नर बाकी तीनों जगह कर दिए। इस एक्ट के अंतर्गत बंगाल गवर्नर को कंपनी के संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल, पहली बार गवर्नर जनरल शब्द इस्तेमाल किया गया। इसके पहले जनरल नहीं था, केवल गवर्नर शब्द इस्तेमाल किया जाता था। उसकी मदद के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई। उसके मदद के लिए कितने सदस्य की परिषद बनाई गई? 4। ठीक है। न्याय व्यवस्था को पुनर्गठित करने के लिए कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया। कोलकाता में क्या स्थापित किया गया? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1773 के एक्ट से की गई। 1773 के एक्ट से की गई। कहाँ की गई? कोलकाता में की गई। उस समय भारत की राजधानी कोलकाता ही हुआ करती थी। 1911 में बदलेगी, अभी देखिएगा। पिट्स इंडिया एक्ट आता है। उसके बाद 11 साल बाद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। उसके 11 साल बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। कौन सा एक्ट आता है? हाँ, ब्रिटिश संसद ने 1784 में ईस्वी में एक नया कानून पारित किया जो पिट्स इंडिया एक्ट कहलाया। क्या नाम दिया गया उसको?
पिट्स इंडिया एक्ट कहलाया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन में एक नियंत्रण परिषद बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। ब्रिटेन में भी एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। एक परिषद यहाँ बना था, 4 सदस्य थे। और देखिए गवर्नर जनरल बंगाल को चेन्नई और मुंबई के गवर्नर जनरल के ऊपर कर दिया गया। मतलब गवर्नर जनरल जो थे चेन्नई के और मुंबई के, इनको इन साहब के अंडर में कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में कर दिया गया। अब देखिए ब्रिटिश सरकार को अब इस परिषद के द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों में एकाधिकार प्राप्त हो गया। अब संसद में वो कमेटी जो परिषद बनाया गया ब्रिटेन में, वो परिषद निर्णय लिया करेगी, सारे काम देखा करेगी। गवर्नर जनरल को भारत स्थित सभी फौजी ब्रिटिश फौजों का मुख्य सेनापति बनाया गया। गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल अब मुख्य सेनापति हो गया। वह व्यावसायिक मामलों में कंपनी की स्थिति यथावत रखी गई, व्यापार वैसे ही चलता रहेगा। इस कानून के द्वारा ही प्रशासनिक ढांचे का निर्माण किया गया। प्रशासनिक ढांचे का अब निर्माण हो रहा है भारत में। अब कैसे प्रशासन चलाना है उसका नियंत्रण निर्माण किया जा रहा है, जिसके आधार पर 1757 तक भारत में कंपनी का शासन चलता रहा। ब्रिटिश संसद में कुछ चार्टर एक्ट किए जो निम्नलिखित हैं, पास किए गए। चार्टर एक्ट 1783 के बाद 1784, पहला 1773 में आया, फिर दूसरा 1784 में आया। 1784 के बाद चार्टर एक्ट 1793 आया। इस एक्ट से गवर्नर जनरल और गवर्नरों को एक अधिकार प्राप्त हो गया, को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वे अपनी परिषदों के फैसलों को बदल सकते हैं। परिषद का जो फैसला है वो गवर्नर अगर चाहे तो बदल सकता है। इसके अनुसार मुंबई तथा चेन्नई की सरकारों पर गवर्नर जनरल का नियंत्रण भी बढ़ा दिया गया। जो बंगाल के गवर्नर जनरल कहे जाते थे वो लेकिन पूरे भारत के गवर्नर जनरल थे, और उनका अधिकार अब बढ़ा दिया गया 1793 के चार्टर एक्ट से। अब 20 साल बाद फिर चार्टर एक्ट आता है 1713 में। अब दूसरा चार्टर एक्ट कब आता है? 1713 में। महत्वपूर्ण है, इससे सवाल बहुत पूछा जाता है, आप लोग ध्यान दीजिए। इस एक्ट से चाय के व्यापार को छोड़कर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। मतलब अभी तक जो मोनोपोली कंपनी की बनी हुई थी, सारे तरीके के व्यापार, किसी भी तरीके का व्यापार, साबुन, तेल, कपड़ा, लत्ता, सारा व्यापार कौन करता था? नील का, सबका व्यापार कौन करता था? केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। अब ऐसा हो गया कि केवल चाय में तुम व्यापार करोगे, बाकी जगह पे भी तुम करना चाहो तो करो, लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा कि तुम ही करोगे। अब कोई और भी करना चाहे तो वो भी कर सकता है। तो एक तरीके से कंपटीशन होगा। तथा सभी ब्रिटिश निवासियों को भारत से व्यापार करने की स्वतंत्रता मिल गई। अब ब्रिटेन का कोई भी व्यक्ति भारत से व्यापार कर सकता है। अभी तक क्या था कि कंपनी ही व्यापार करती थी, अब ऐसा कर दिया गया कोई भी व्यापार कर सकता है चाय को छोड़कर। भारत में शिक्षा के प्रसार पर व्यय हेतु 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। उन्होंने कहा हम 1 साल में 1 लाख रुपए देंगे, पूरे साल भर का 1 लाख रुपए। उस 1 लाख रुपए से भारत में लोगों को पढ़ाओ लिखाओ, जागरूकता शिक्षा दो। सवाल बनेगा 1 लाख रुपए का प्रावधान किस चार्टर एक्ट में किया गया? तो आप बताओगे अब बताओ, चार्टर एक्ट 1813 में किया गया। ठीक है। गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों की नियुक्ति का अधिकार कंपनी के निदेशकों के पास ही बना रहा, परंतु उससे ब्रिटेन सरकार का स्वीकृति आवश्यक हो गया। नियुक्ति तो कौन करेगा? कंपनी ही करेगी, लेकिन वो नियुक्ति को रेकमेंड करेगी और वहाँ पे साइन भी, काउंटर साइन भी होगा किसका? ब्रिटेन की सरकार का। अब देखिए चार्टर एक्ट 1833 आता है। पहला 1793 में आया था। पहला एक्ट कब आया था? चार्टर एक्ट 1793 में आया था। दूसरा आया था 1813 में, 20 साल बाद। फिर इसके 20 साल बाद आएगा, अब 1833 में तीसरा आया है। 1833 में आया है। कब आया है? 1833 में आया है। ठीक है। इस एक्ट से चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। 1833 के एक्ट से चाय पर भी इसका एकाधिकार समाप्त हो गया। 1833 से किसी भी वस्तु पर अब कंपनी का एकाधिकार नहीं रहा। अब कोई भी किसी भी चीज़ में व्यापार कर सकता है। 1813 में ये चार्टर एक्ट में था कि चाय के अलावा बाकी सब पे कोई कर सकता है। अब 1833 वाले में चाय को भी हटा दिया गया कि चाय से भी इसका एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भारत में अंग्रेजी प्रशासन चलाने का कार्य रह गया। अब केवल इसके पास क्या काम था? मेन काम कि भारत में प्रशासन कैसे चलाना है। गवर्नर जनरल को अपनी परिषद की सलाह से कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। गवर्नर जनरल अब कानून भी बना सकते हैं, किसकी सलाह पर? अपने
जो परिषद बनी थी सलाहकार परिषद, उस पे मुंबई और चेन्नई के सरकारों को कानून बनाने का अधिकार छीन लिया गया। अब उनके पास कानून बनाने का अधिकार नहीं रहा। कानून कौन बनाएगा? बंगाल वाला बनाएगा। अब बताइए, इसके 20 साल बाद फिर चार्टर एक्ट आता है। कितने चार्टर एक्ट आए हैं? 4। पहला कब आया? 1793 में। दूसरा 20 साल बाद कब आया? 1813 में। चाय के अलावा सारे व्यापार छोड़ लिए गए और 1 लाख रुपए दिया गया शिक्षा पे खर्च करने के लिए। फिर 1833 में आया, 20 साल बाद, तीसरा चार्टर एक्ट। उस 1833 में क्या हुआ? कानून बनाने का अधिकार मुंबई और चेन्नई से लेकर के बंगाल के गवर्नर को केवल दे दिया गया। वो भी किसके सलाह पे बनाएगा? अपने परिषद की सलाह पे। और चौथा चार्टर एक्ट कब आता है? 1800 और तीसरे से 1833 से ही चाय का में भी एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है। अब चौथा चार्टर एक्ट आता है 20 साल बाद 1853 में। इस एक्ट से गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्य और बढ़ा दिए गए, जो ब्रिटिश संसद द्वारा मनोनीत किए जाते थे। अभी तक कितने सदस्य थे? 4। अब 1853 में कितने सदस्य और आ गए? 6 सदस्य आ गए। 6 सदस्य और जुड़ गए तो कितने हो गए? 10। और ये 6 सदस्य कहाँ से आएंगे? ब्रिटेन की संसद से मनोनीत होकर आएंगे, नॉमिनेट होकर आएंगे। कानून परिषद ने कानून बनाने वाली व्यवस्थापिका का भी रूप धारण कर लिया। अब जो परिषद थी वही कानून बनाने का काम करेगी, वही एक तरीके से संसद हो गई। अब इसे कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण और अधिक बढ़ गया। अब कंपनी पे किसका नियंत्रण हो गया ज़्यादा? ब्रिटिश का सरकार का नियंत्रण ज़्यादा हो गया। कंपनी ने सरकार की सेवा के उच्च पदों पर नियुक्ति हेतु नागरिक सेवा क्या शुरू की? सिविल सर्विस प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था शुरू की। 1853 के चार्टर एक्ट से जो आज की IAS IPS की परीक्षाएं होती हैं, तब वहाँ पे उनको नाम दिया गया सिविल सर्विसेज की परीक्षा, इंडियन सिविल सर्विसेज ICS, जो आज IAS के नाम से, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, भारतीय प्रशासनिक सेवा के नाम से जाना जाता है। उसको सबसे पहले जब शुरू किया गया था, उसी सर्विस का नाम दिया गया था इंडियन सिविल सर्विसेज, ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज। किस एक्ट के तहत आया था? 1853। कब आया था? 1853। 1853 के चार्टर एक्ट से IAS की परीक्षा को बनाया गया कि अब कोई भी ब्रिटेन के मतलब कोई भी आदमी, कंपनी ने सरकार की सेवा के उच्च पदों पर नियुक्त नागरिक सेवा सिविल सर्विसेज परीक्षा की का शुभारंभ व्यवस्था बनाई। अब इस प्रकार कितने एक्ट हो गए? 4 एक्ट हो गए। 1793 में, 1813 में, 1833 में, 1853 में। इस प्रकार उक्त सभी चार्टर अधिनियमों, चार्टर एक्ट का परिणाम यह हुआ कि भारत में अंग्रेजी राज पर कंपनी के निदेशकों के प्रशासनिक अधिकार घटते गए और धीरे धीरे उस पर ब्रिटिश सरकार का वास्तविक नियंत्रण स्थापित हो गया। इससे क्या हुआ कि कंपनी का जो काम करने का मनमाना रवैया था, उस पर ब्रिटेन की सरकार ने अपना नियंत्रण धीरे धीरे स्थापित कर लिया। 4 एक्ट लाए धीरे धीरे करके, पहले में थोड़ा, दूसरे में ज़्यादा, फिर तीसरे में और ज़्यादा, चौथे में और ज़्यादा, तो इन्होंने अपना अधिकार कर लिया। कंपनी शासन के 3 मुख्य आधार थे। कंपनी शासन के 3 मुख्य आधार थे। पहला कौन था? नागरिक सेवा, सिविल सर्विसेज, जो IAS ICS की परीक्षा थी। सेना, पुलिस और न्याय व्यवस्था, सेना तथा पुलिस और न्याय व्यवस्था। पहला कौन था? नागरिक सेवा, सिविल सर्विसेज। दूसरा सेना और पुलिस थी। तीसरा न्याय व्यवस्था थी। आज भी IAS बनो या जज बन जाओ, या तो आप आर्मी में चले जाओ या पुलिस में चले जाओ, यही 4 चीज होता है ना, बाकी तो सब ऐसे ही है। ब्रिटिश शासन में ब्रिटिश भारत में हर जिले में राजस्व वसूली के लिए एक कलेक्टर की तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस सुप्रिटेंडेंट, अधीक्षक और न्याय व्यवस्था बनाने के लिए जज होता था। जिले में सबसे बड़ा पद कलेक्टर का, ठीक है, कलेक्टर साहब के पास ही सारा DM का अधिकार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो। और जो पुलिस का सारा अधिकार किसके पास है? पुलिस सुप्रिटेंडेंट, SP साहब के पास। और न्याय व्यवस्था किसके हाथ में रहती है? जज साहब के पास या साहिबा के पास मान लो। मालूम कीजिए क्या आज भी भारत की प्रशासनिक व्यवस्था लागू है? सोचो, 1853 में ये व्यवस्था आई थी, 1853 से ना आज भी ये व्यवस्था चल रही है। कितने साल से? 170 साल हो गए ना। सोचिए, पिछले लगभग 2 दशकों से चल रही है।
ब्रिटिश भारत में इन कम पदों पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं हो सकती थी। इन पर भारत के नागरिक की नियुक्ति नहीं हो सकती थी। कंपनी के शासकों ने हिंदू और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों, रीति रिवाजों, विवाह आदि से संबंधित कानूनों में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा, इसलिए उन्होंने धर्म पर कोई बात नहीं रखी। उनके लिए पूर्व प्रचलित कानूनों के आधार पर न्याय किया जाता था। 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। 1773 के चार्टर एक्ट से आया था। कोलकाता में हुई थी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुई। कब हुई? 1774 में हुई। कब हुई? कहाँ हुई? कहाँ हुई? भाई बहुत धीरे बोल रहे हैं आप लोग। कहाँ हुई? उसके पश्चात 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, कोलकाता में हुई। उसके पश्चात प्रांतीय तथा जिला अदालतों की भी स्थापना की गई। उसके बाद जो हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट कह लीजिए, उनकी भी स्थापना कर दी गई। इस न्याय व्यवस्था में कानून के अनुसार न्याय किए जाने पर बल दिया गया। कानून जो बना है उसके अनुसार न्याय किया जाने पर बल दिया गया, किंतु यूरोपियों और भारतीयों के लिए समान कानून नहीं था। यूरोपियों को अलग व्यवस्था दी गई थी। उनके न्यायाधीश, उनके जज अलग हुआ करते थे। जज को ही हिंदी में न्यायाधीश कहते हैं, लेकिन जज कितना सरल शब्द है, जज ही बोलते हैं हम लोग। जज साहब उनके अलग होते थे। कोई भारत का जज उनको नहीं उनको नहीं देख सकता था। अंग्रेजों और यूरोपीय लोगों के लिए अलग कानून न्याय की व्यवस्था क्यों की गई? क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि वो अपने आप को ज़्यादा फ्रीडम देते थे, ज़्यादा बचा देते थे, छोड़ देते थे। उच्च प्रशासनिक अधिकारियों का प्रशिक्षण कैसे होता था? आइए अब आईएएस के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं आईएएस के बारे में। उनका प्रशिक्षण कैसे होता था? प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ती गई तो यह महसूस किया गया कि प्रशासनिक अधिकारियों को भारत में शासन व्यवस्था, समाज व्यवस्था, भाषाओं और परंपराओं से भलीभांति परिचित होना चाहिए। सोचिए, आईएएस अधिकारी को आज भी भारत के शासन व्यवस्था, समाज व्यवस्था, भाषाओं, परंपराओं से परिचय होना चाहिए। खेल कूद उसे करना चाहिए। कौन सा खेल, कौन सी गतिविधि कहाँ हो रही है, उसके जहन में सारी चीज़ें होनी चाहिए। जो लोग आईएएस बनना चाहते हैं या सिविल सेवा में जाना चाहते हैं, उनकी इतनी चीज़ें, उनकी अभी भी रिक्वायरमेंट बनी हुई है, इसीलिए सिलेबस में सारी चीज़ें रखी गई हैं। इन विषयों की शिक्षा देने के लिए 1801 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई? कब की गई? 1801 में। कब की गई? अधिकारियों की ट्रेनिंग के लिए कौन से कॉलेज की स्थापना की गई? फोर्ट विलियम कॉलेज की। कहाँ? कोलकाता में। कब? 1801 में। सन 1853 ईस्वी में नागरिक सेवा में भर्ती होने के लिए भारतीयों के लिए नागरिक सेवा प्रतियोगिता आरंभ की गई। 1853 में पहली बार भारत के लोगों को सेवा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया गया कि हाँ, तुम भी परीक्षा में बैठ सकते हो। इसके पहले था कि परीक्षा में बैठ नहीं सकते हो। ठीक है। उसकी परीक्षा इंग्लैंड में होती थी। कहाँ होती थी परीक्षा? इंग्लैंड में। अगर किसी को परीक्षा देना है तो वो कहाँ जाएगा? इंग्लैंड। कोई भारत का अगर आदमी है, वो भारत का नागरिक है, उसे परीक्षा देनी है इंडियन सिविल सर्विसेज आईसीएस की परीक्षा, जो कि आज आईएएस हो गया है, कहाँ जाना था? 1853 में इस प्रतियोगिता में प्रवेश की उम्र 23 वर्ष थी। कितने वर्ष थी? 23 वर्ष से ज़्यादा का उम्र का ज़्यादा का व्यक्ति कोई इसमें परीक्षा में बैठ नहीं सकता। किंतु 1863 में प्रवेश की उम्र 23 से घटाकर 21 वर्ष कर दी गई। माफ करिएगा, 23 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति इस परीक्षा में बैठ सकता था। अब 1863 में 10 साल बाद इसको 23 से घटाकर 21 वर्ष कर दी गई। अगर किसी को परीक्षा में बैठना है तो 21 वर्ष की अवस्था में बैठ सकता है। अब 1876 में 21 से भी घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। कितनी कर दी गई? 19। इस परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी। क्या कौन सी भाषा में परीक्षा होती थी? केवल अंग्रेजी में परीक्षा होगी। इस कारण भारतीयों के लिए नागरिक सेवा में चयन कठिन हो गया। भारत में तो हिंदी बोली जाती थी, समझी जाती थी, या बंगला, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़,
ये सारी भाषाएं थी, गुजराती, पंजाबी, लेकिन केवल अंग्रेजी में वहाँ पे परीक्षा होती थी। शिक्षा और सामाजिक सुधार में देखिए अब क्या किया गया। अंग्रेजों ने 1781 में कोलकाता में एक मदरसा और 1792 में बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। मदरसा की स्थापना कहाँ हुई? कोलकाता में। कोलकाता में की गई। कहाँ की गई? कोलकाता में। और कोलकाता में मदरसे की स्थापना कब की गई? 1781 में। कब की गई? और उसके 11 साल बाद मतलब 1792 में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। देखिए कैसे वो काउंटर कर रहे हैं। मदरसा उन लोगों ने मुस्लिमों के लिए बना दिया एक तरीके से, और 10-11 साल बाद जब हिंदुओं के अंदर आ रहा होगा कि यार हमारा काम नहीं हो रहा है, तो वो हिंदुओं को अलग करके उनका संस्कृत कॉलेज खोल दिए। कहाँ खोले? बनारस में। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की, जिसका उद्देश्य प्राचीन भारतीय इतिहास व संस्कृति की जानकारी करना था। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। किसने की? विलियम जोन्स ने। किसकी की? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है। अब महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय भारतीय समाज में बदलाव लाना चाहते थे। क्या लाना चाहते थे? बदलाव लाना चाहते थे। वे यह मानते थे कि भारतीय नए ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी आदि को सीखें, जिसके लिए अंग्रेजी सीखना अनिवार्य था। उन्होंने अंग्रेजी सरकार को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजी शिक्षा की मांग की। भाई अंग्रेजी पढ़ाओगे तब ना अंग्रेजी में परीक्षा लोगे, हम लोग आएंगे। अंग्रेजी कोई पढ़ ही नहीं रहा है, तुम अपने आप में परीक्षा किए जा रहे हो। अगर मैं यहाँ पे किसी और भाषा में करूँ, अंग्रेजी बोलने लगूँ, तो आप लोग को समझ आइएगा? बुझाएगा? नहीं बुझाएगा, समझे में नहीं आएगा। हम कहीं भी अपने में दिस दैट करते रहें, आप लोग इफ बट में लगे रहेंगे। द ग्रेट सोशल रिफॉर्मर डॉक्टर राजा राम मोहन राय वांटेड टू चेंज द इंडियन सोसाइटी। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आपकी भाषा ही नहीं है, आपको हिंदी मीडियम में पढ़ना है। तो महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय भारतीय समाज में बदलाव लाना चाहते थे। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर वो दूसरे भाषा में बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा, स्वाभाविक सी बात है। तो यही बात है। तो उन्होंने चिट्ठी लिखकर कहा कि भैया हमारी भाषा में समझाओ। अब हमें पता चला है कि सरकार पंडितों के संरक्षण में एक संस्कृत पाठशाला खोल रही है, जिससे ज्ञान दिया जाएगा जो भारत में वैसे ही चला आ रहा है। वैसी पाठशाला युवाओं के दिमाग में सिर्फ व्याकरण के बारीक नियम और दूसरे लोग का ज्ञान भर सकती है। ऐसे में कुछ नहीं दे सकती जो विद्यार्थी समाज व्यवहारिक रूप में उपयोगी हो। चूंकि सरकार का उद्देश्य स्थानीय लोगों को बेहतर बनाना है, इसलिए वह गणित, दर्शन शास्त्र, रसायन शास्त्र, शरीर रचना शास्त्र और दूसरे उपयोगी विज्ञान को बढ़ावा दे। यह काम यूरोप में शिक्षित व्यक्तियों को नियुक्त करके और पुस्तकों, उपकरणों से सुसज्जित कॉलेज बनाकर पूरा किया जा सकता है। ये कब लिखा था उन्होंने? कलकत्ता में 11 दिसंबर 1823 में लिखा था लेटर। उन्होंने राजा राम मोहन राय ने लिखा था। ठीक है। अब उधर अंग्रेज सरकार खुद समझने लगी थी कि अगर उसे भारत में लंबे समय तक शासन करना है तो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों की बहुत ज़रूरत होगी। अंग्रेजी जो लोग जानते हैं उनकी बहुत सारी आवश्यकता पड़ेगी, ऐसे लोगों की बहुतों की आवश्यकता पड़ेगी। यह सोचकर अंग्रेज की सरकार ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा फैलाने की योजना बनाती है, और यह योजना फलतः सन 1835 में सरकार ने लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में अंग्रेजी माध्यम से यूरोपीय ढंग की शिक्षा प्रणाली अपनाने की नीति घोषित करती है। किसके नेतृत्व में? लॉर्ड मैकाले के। किसके नेतृत्व में? लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में। कब? 1835 में। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रणाली व्यवस्था लाने के लिए किसके नेतृत्व में? लॉर्ड मैकाले। कब? 1835 में घोषणा करती है, जिसके तहत फारसी का स्थान अंग्रेजी ले लिया और अंग्रेजी भाषा की मांग बढ़ती गई। फारसी भाषा की जगह अंग्रेजी भाषा इस्तेमाल की जाने लगी। और लॉर्ड मैकाले की तस्वीर ये देखिए, कितने बेचारे ऐसे से हैं, और इन्हीं की देन है भारत में इतनी अंग्रेजी प्रचलित हुई। अब देखिए भूमि सुधार में क्या क्या काम हुआ। भूमि सुधार में अंग्रेज सरकार अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए मालगुजारी अर्थात भूमि का जो कर टैक्स था, लैंड टैक्स वसूल करने के तरीकों पर विचार करने लगी। वॉरेन हेस्टिंग ने
वॉरेन हेस्टिंग ने यह नियम बनाया कि गांव में मालगुजारी या टैक्स, जमीन का टैक्स वसूल करने के लिए किसी को ठेका दे दिया जाए, और यदि मालगुजारी वसूल करने वाले का काम ठीक न हो तो दूसरे व्यक्ति को यह काम सौंप दिया जाए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस प्रथा को निम्न सुधार किए। उसने यह परमानेंट सेटलमेंट कर दिया, एक तरीके से स्थायी बंदोबस्त, हमेशा के लिए उसने व्यवस्था टाइट कर दी। उसने अधिक से अधिक मालगुजारी वसूल करके देने वालों को नीलामी बोली के आधार पर उन्हें और उनके पुत्रों को आजीवन स्थायी रूप से उस गांव का जमींदार घोषित कर दिया गया कि इस गांव से आप मालगुजारी वसूलेंगे। यही जमींदारी प्रथा और स्थायी बंदोबस्त कहलाया। उन साहब ने तो टेम्पररी किया था, इसने परमानेंट कर दिया इस चीज़ को। किसने परमानेंट कर दिया था, बताइए किसने परमानेंट कर दिया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और अस्थायी वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। और अस्थायी बंदोबस्त किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। यही जमींदारी प्रथा और अस्थायी बंदोबस्त कहलाया। अब यही लोग जमीन के मालिक हो गए, किंतु यह स्वामित्व तभी तक रहता था जब तक वह मालगुजारी देते रहते थे। उन्हें जमीन जोतने बोने वाले काश्तकारों को हटाने और उनसे जमीन छीन लेने का भी अधिकार प्राप्त हो गया कि लाठी मार करके वो किसी से भी जमीन छीन सकते थे। यह प्रथा बंगाल, उड़ीसा और अवध प्रांतों में प्रारंभ की गई। देखिए अस्थाई बंदोबस्त कहाँ पे हुआ? बंगाल में, उड़ीसा में और अवध के प्रांतों में। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया। और कहाँ कहाँ ये स्टार्ट हुई थी? बंगाल में, उड़ीसा में, अवध प्रांत में। ठीक है बच्चों। अब दूसरी व्यवस्था, आज आपकी ज़मीन पर लगाना हो कर तो कैसे वसूला जाता है, आप लोग इस पर अभी चर्चा हम लोग करेंगे आराम से। अब दूसरी प्रथा इन लोगों ने लाई, रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास के आसपास क्षेत्रों में, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, वहाँ के क्षेत्रों के आसपास स्थायी बंदोबस्त आया। कौन लाया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था दक्षिण भारत के मद्रास प्रांत में मालगुजारी देने का स्थायी काश्तकार को सौंपा गया, रैयत को सौंप दिया गया। मालगुजारी की धनराशि लगभग 30 वर्ष के लिए निश्चित कर दी गई। रैयत अपनी उपज का लगभग आधा भाग सरकार को मालगुजारी के रूप में देता था। अब देखिए उत्तर प्रदेश के पश्चिम में और दिल्ली और पंजाब के आसपास मालगुजारी, उसको महलवाड़ी प्रथा कहा गया। क्या कहा गया बच्चों? महलवाड़ी कहा गया। महलवाड़ी, देखिए उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से, दिल्ली, पंजाब के आसपास मालगुजारी कई गांव के समूहों को बनाकर किया जाने लगा और उसे क्या कहा गया? महाल कहलाने लगा। वो महाल कहलाते थे। क्या कहलाते थे? इसलिए इस प्रथा का नाम महालवाड़ी प्रथा हुआ। इस सरकार महाल पर स्वामित्व रखने वालों से मालगुजारी वसूल करने पर समझौता करती थी। भारतीय उद्योग धंधों का विनाश कैसे हुआ, उनका खात्मा कैसे उन लोगों ने धीरे धीरे किया? अंग्रेज भारत से कच्चा माल अर्थात सूत और कपास ले जाते थे, मशीनों से माल तैयार करते थे जो कि हाथ से बने सामान से सस्ता होता था। भारत से जो सूत या माल लेकर जाते थे, कच्चा माल, उसे वो लोग फैक्ट्रीज में वहाँ कपड़ा बना देते थे। और यहाँ भारत में पहले सूती कपड़ा अपने हाथ से बुना जाता था। एक कपड़ा बुनने में महीनों लग जाते थे। वो मशीन से 10 मिनट में एक कपड़ा बना देंगे। दिन भर में हजारों कपड़े, महीनों में लाखों कपड़े बना के रख दिए। वह तैयार माल को ज़्यादा दाम पे भारत में बेच जाते थे। सस्ते में कच्चा माल सूत लेके जाते थे और वहाँ से कपड़ा बना करके महंगे में कपड़ा वही बेचते थे यहाँ पे। इसी कारण भारतीय उद्योग इंग्लैंड के उद्योग के समक्ष टिक नहीं पाया। इसी कारण भारतीय उद्योग धंधों का विनाश होने लगा। इसी की वजह से भारत में उद्योग धंधों का विनाश होने लगा। अब आपको इस चैप्टर का खात्मा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप लोग खूब मन लगा के मेहनत से खूब पढ़ाई करिए। हम लोग मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।